Hello everyone and welcome to the sixth video on the topic electrochemistry, and this is the second video on ionic conductance. In the last video we looked at what ionic conductance means and what are the factors which impact the conductance of a given solution. We also looked at conductivity cell which are required to measure conductance of given solution. We looked at its construction and the mathematics behind that. In the last video I had promised that we would be doing numerical in the upcoming video, and therefore this video will also look at numericals based on conductivity cell. और इस वीडियो में हम लोग अपना डिस्कशन आयनिक कंडक्टेंस पर आगे बढ़ाएंगे एंड स्पेसिफिकली लुक एट कंडक्टिविटी, डिफरेंट ways of measuring conductivity and numericals based on that. तो अगर आपने आयनिक कंडक्टेंस का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले वो वीडियो देख लें और उसके बाद ही इस वीडियो को रेफर करें. सो लेट्स स्टार्ट विथ आयनिक कंडक्टेंस वीडियो नंबर 2. सो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है चेंज इन कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन, या कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे कंडक्टिविटी किस तरीके से चेंज होती है. नेक्स्ट वुड बी मोलर कंडक्टिविटी, देन चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन. ये मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है. एंड फाइनली वी विल लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. सो वी विल स्टार्ट विथ वेरिएशन इन कंडक्टिविटी ऑन dilution. In the last video we had taken a look at variation in conductance of a solution with concentration, और हमने स्टडी किया था कि कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन डाइल्यूशन पर बढ़ेगा. डाइल्यूशन पर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो हो सकता है कि डिसोसिएशन बढ़े. डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ विच कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन विल आल्सो इंक्रीज. अब हम देखेंगे कि कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन पर डाइल्यूशन का क्या इंपैक्ट होता है, और ये इंपैक्ट अलग है एज कंपेयर टू कंडक्टेंस. तो एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखेंगे विच विल हेल्प अस अंडरस्टैंड इंपैक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन. तो मैं एक वेसल लेता हूं, उसको मैंने हाफ फिल कर दिया और मैंने इमेजिन किया कि ये वेसल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है. तो जो ये ईच पार्ट है दैट इज इक्वल टू यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम किया कि ये जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज 4 यूनिट्स. अब 4 क्यूबिक मीटर मान लो, और हर एक यूनिट 1 क्यूबिक मीटर के बराबर है. ये फिजिकल पार्टीशन नहीं है, केवल अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इमेजिनरी पार्टीशन अज्यूम करे हैं. ठीक है, नाउ अब इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिक्स्ड है, वो आयोनाइज होगा एंड इट विल गिव सर्टेन आयंस विच विल कीप ऑन मूविंग विद इन द सॉल्यूशन. अब सिंप्लिसिटी के लिए हमने अज्यूम किया कि इसमें उसने हमको 4 आयंस दिए. सो ऑन एन एवरेज ईच यूनिट वॉल्यूम विल कंटेन 2 आयंस. ठीक, हमने क्या अज्यूम किया कि जो इलेक्ट्रोलाइट है इस सॉल्यूशन के अंदर उसने डिसोशिएट होकर 4 आयंस दिए, 4 आयंस. तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर हम कोई भी यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करें तो दैट विल कंटेन 2 आयंस. ठीक है, और ये आयन कंटिन्यूसली मूव करेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट सॉल्यूशन विल शो कंडक्टेंस. अब अगर हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं बाय एडिंग मोर वाटर और उसको पूरा फिल कर देते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था वो काफी स्ट्रांग था, यानी उसका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% था. तो अगर ऐसा था तो डाइल्यूट करने पर भी नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं होंगे, क्योंकि पहले ही वो इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएटेड है. तो अगर नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं हुए सो दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम है ऑन एन एवरेज
2 से रिड्यूस होकर 1 हो जाएगा, यही ना, कि अब ये 4 वॉल्यूम पूरे वेसल में अवेलेबल है। पहले ये 4 आयंस आधे वेसल में अवेलेबल थे, तो जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, सो क्लियरली नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हैज रिड्यूस्ड ऑन डाइल्यूशन। और कंडक्टिविटी जब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी तो हमने देखा था कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर हम यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, यानी 1 क्यूबिक मीटर सॉल्यूशन लेते हैं, तो वो जितना कंडक्टेंस शो करता है दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। अब केस 1 में यूनिट वॉल्यूम में थे 2 आयंस, डाइल्यूशन के बाद यूनिट वॉल्यूम में हो गए 1 आयन। सो क्लियरली नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हैज रिड्यूस्ड, देयरफॉर कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम विल ऑल्सो रिड्यूस। और कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम क्या है? कंडक्टिविटी। सो दैट मीन्स कंडक्टिविटी ऑल्सो रिड्यूसेस। आया समझ में? सो कंडक्टिविटी रिड्यूसेस ऑन डाइल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टिविटी रिड्यूसेस ऑन डाइल्यूशन, whereas conductance always increases on dilution। क्योंकि जब हम कंडक्टेंस की बात करते हैं तब हम पूरा वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ आयंस के कम होने का सवाल ही नहीं उठता है। नंबर ऑफ आयंस केवल बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ज्यादा डिसोशिएट होगा डाइल्यूशन पे, तो उस केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखो। Conductance of a solution always increases on dilution, but conductivity of a solution decreases on dilution। Clear है? Great। So, अब हमें पता है कि conductivity of a solution changes with dilution, या changes with change in concentration of solution। तो इससे हमें एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होती है कि मानो मैं आपको देता हूं 2 सॉल्यूशन ए एंड बी, और दोनों की मैंने कंडक्टिविटी आपको बता दी, और मैं आपसे बोलता हूं कि आप ये बताओ कि ए और बी में से बेटर कंडक्टर कौन है। तो क्या आप बता पाओगे? थिंक। नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल कि कौन सा सॉल्यूशन बेटर कंडक्टर है। वो इसलिए क्योंकि मुझे कंडक्टिविटी तो बताई है, बट ये नहीं बताया कि वो कंडक्टिविटी किस कॉन्सेंट्रेशन पर है। तो अगर मुझे कंपेयर करना है 2 सॉल्यूशन को कि दोनों में से बेटर कंडक्टर कौन सा है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे दोनों की कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए एट सेम कॉन्सेंट्रेशन। अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन पर मेरे को दोनों सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पता है, तो जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा वो बेटर कंडक्टर हुआ। क्लियर है? सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इट वॉज फेल्ट दैट वी नीड टू मेजर कंडक्टिविटी एट स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्सेंट्रेशन, कि हमें कंडक्टिविटी को किसी स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन पर मेजर करना चाहिए, सो दैट इट इज इजियर टू कंपेयर कंडक्टेंस ऑफ वेरियस of equal volume of various solution। तो इसके लिए chemist designed 2 measures, and these 2 measures are molar conductivity and equivalent conductivity। ठीक है? तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दो ऐसे मेजर हैं जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्सेंट्रेशन पर कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। वी विल स्पेसिफिकली लुक एट मोलर कंडक्टिविटी एंड जस्ट ब्रीफली टच अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कि वो होता क्या है। बट एज फार एज योर बोर्ड एग्जामिनेशंस आर कंसर्न और your NCERT syllabus is concerned, it deals primarily with molar conductivity. So let's take a look at what molar conductivity is. So molar conductivity can be defined as the conductance of that volume of solution
which contains 1 mole of electrolyte dissolved in it। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम उतना वॉल्यूम लेंगे जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड हो। कंडक्टिविटी के लिए हम क्या ले रहे थे? हम यूनिट वॉल्यूम ले रहे थे, हमें फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसमें कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड है। बट मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमारा वॉल्यूम फिक्स नहीं रहेगा, हम उतना वॉल्यूम लेंगे जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड है। अब वहीं पर यहां पर मैं आपको बता दूं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर भी हम उतना वॉल्यूम लेंगे जिसमें 1 मोल नहीं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड हो। तो यही डिफरेंस है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। मोलर कंडक्टिविटी में हम जो वॉल्यूम लेते हैं उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड होता है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम जो वॉल्यूम लेते हैं सॉल्यूशन का उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड होता है। बाकी सारा डिस्कशन सेम है, फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाता है, मोल्स की जगह इक्विवेलेंट वेट आ जाता है, मोलारिटी की जगह नॉर्मेलिटी आ जाता है। बट एज फार एज योर 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन आर कंसर्न, जस्ट फोकस ऑन मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, सो मोलर कंडक्टिविटी is the conductance of that volume of solution which contains 1 mole of electrolyte dissolved in it, and it is denoted by the symbol lambda m. M stands for molar conductivity। और मोलर कंडक्टिविटी के साथ कैसे रिलेटेड है? कंडक्टिविटी किसका कंडक्टेंस होता था? यूनिट वॉल्यूम का। और मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमने वॉल्यूम कितना लिया? V, जो V एक वेरिएबल है जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो अगर 1 यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस कापा है तो V वॉल्यूम का कंडक्टेंस कितना हो जाएगा? कापा इंटू V। तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी टाइम्स वॉल्यूम, जहां पर V है वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कापा इज द कंडक्टिविटी, नॉर्मल कंडक्टिविटी। हाँ, ये मोलर कंडक्टिविटी नहीं, ध्यान से पढ़ना हमेशा कि कंडक्टिविटी दे रखा कि मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है। अब इसी फॉर्मूले को मैं कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलारिटी के टर्म में भी लिख सकता हूं, और वो हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 टाइम्स मोलारिटी। ठीक है, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने की है वो ये है कि जो मोलारिटी है वो है हमारी मोल पर लीटर के अंदर, जो कि जनरली ऐसे ही स्पेसिफाइड होती है, पर जो हमारा कापा है वो है सीमेंस पर सेंटीमीटर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखो, क्योंकि ये पूरा एसआई यूनिट्स के अंदर नहीं है। कापा को हमने लिया है सीमेंस पर सेंटीमीटर में और मोलारिटी को लिया है मोल पर लीटर में। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कापा को जनरली हम सीमेंस पर सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं और मोलारिटी को मोल पर लीटर में। तो जो कॉमन तरीका है मेजर करने का, हमने वो ही यूनिट लेकर फॉर्मूले को एडजस्ट कर दिया है। सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा टाइम्स 1000 अपॉन मोलारिटी। तो क्लियर है ये? एक और बार, मोलर कंडक्टिविटी के अंदर वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, हमें उतना वॉल्यूम लेना है जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। अगर हम कंडक्टिविटी को उस वॉल्यूम V से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, और अगर हमें उसको मोलारिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है रिलेशनशिप को, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। ओके, हमने पहले देखा था कि कंडक्टिविटी किस तरीके से चेंज होती है विथ कॉन्सेंट्रेशन। नाउ वी विल लुक एट हाउ मोलर कंडक्टिविटी चेंजेस विथ कॉन्सेंट्रेशन। ये चीज अपने दिमाग से निकाल दें कि दोनों कंडक्टिविटी के मेजर हैं तो दोनों एक तरीके से चेंज होंगे, ऐसा नहीं है। कंडक्टिविटी अलग तरीके से चेंज होती है विथ कॉन्सेंट्रेशन, एंड मोलर कंडक्टिविटी अलग तरीके से चेंज होती है विथ कॉन्सेंट्रेशन।
नो, कंडक्टिविटी हमने देखा था डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, whereas molar conductivity actually increases on dilution. टोटली अपोजिट बिहेवियर है। क्यों है ये अभी हम लोग स्टडी करेंगे, बट रिमेंबर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रोलाइट जो कम एक्सटेंट तक आयोनाइज होते हैं, मतलब इनका परसेंटेज आयोनाइजेशन वुड बी लेस देन लेट्स से 5%, कि अगर 100 मोल्स दिए तो 5 मोल्स ही आयोनाइज होंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इज वेरी लार्ज विथ डाइल्यूशन, यानी जैसे जैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे उसकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो इंक्रीज है मोलर कंडक्टिविटी में, ये बहुत ही मार्जिनल होता है। ओके, सो रिमेंबर कि मोलर कंडक्टिविटी increases on dilution and the increase is very large for a weak electrolyte and it is small or marginal for a strong electrolyte. अब हम देखेंगे कि ये बिहेवियर मोलर कंडक्टिविटी में क्यों हो रहा है। नाउ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत कम होगा, लेस देन 5%। बट जैसे जैसे हम उसको डाइल्यूट करते जाएंगे उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता चला जाएगा। तो हो सकता है 5% से अचानक 15% पहुंच जाए, 15 से 30, 30 से 50, 50 से 90, इस तरीके से तेजी से बढ़ेगा। तो अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ रहा है तो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ा तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, और अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा है तो नंबर ऑफ आयंस भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो अगर हम उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है तो ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि डाइल्यूट कर रहे हैं हम, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो सेम रहेंगे, पर क्या बढ़ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस या नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आया ना कि भाई हमने डाइल्यूट किया तो वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन हमने कोई एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट तो ऐड नहीं करा उसके अंदर, तो मतलब उसमें जितना पहले इलेक्ट्रोलाइट था उतना ही इलेक्ट्रोलाइट रहा। यानी अगर पहले 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था तो अभी भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन क्योंकि आयोनाइजेशन बढ़ गया तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कंडक्टेंस बढ़ गया उस वॉल्यूम का, उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, और वो कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। तो उसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। क्लियर है? तो अगर मेरे को ब्रीफ में बताना है तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत बढ़ता है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, जिसके कारण मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब मैं अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूं तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत कम बढ़ेगा। अरे भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पहले ही 99% से ऊपर है, तो और कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा? तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा लेकिन मार्जिनली। तो अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मार्जिनली बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ आयंस भी मार्जिनली इंक्रीज होंगे। इसका मतलब है कंडक्टेंस भी मार्जिनली इंक्रीज होगा। इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी भी मार्जिनली ही इंक्रीज होगी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? एक और फैक्टर रहता है डाइल्यूशन के ऊपर, वो रहता है मोबिलिटी ऑफ आयन। क्योंकि हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो आयंस दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो हिंड्रेंस कम हो जाएगा मूवमेंट के अंदर, तो मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ जाएगी।
तो इनफैक्ट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है डाइल्यूशन के अंदर, उसका एक मेन फैक्टर है मोबिलिटी ऑफ आयंस का इंक्रीज होना। ओके और वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मोबिलिटी ऑफ आयंस इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना बड़ा फैक्टर नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना है। सो रिमेंबर दिस थिंग। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से कंडक्टेंस डाइल्यूशन पर बढ़ता है, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पर बढ़ती है, सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी डाइल्यूशन पर बढ़ेगी, केवल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है डाइल्यूशन पे। चलिए अब आगे देखते हैं वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी थ्रू ग्राफ। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें जिसके अंदर हम y एक्सेस पे प्लॉट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन और x एक्सेस पे हमने प्लॉट किया है अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्यों प्लॉट किया है अभी क्लियर हो जाएगा। तो x एक्सेस पर है अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और y एक्सेस पर है मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले मैं ग्राफ देखता हूं फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर ये ग्राफ देखोगे तो इसके अंदर जो कंडक्टेंस के अंदर इंक्रीज है या कंडक्टिविटी में जो इंक्रीज है बहुत ही मार्जिनल है ऑन डाइल्यूशन। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो इस कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट 4 इस पर जो मोलर कंडक्टिविटी है विज़ पॉइंट 3 कॉन्सेंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी मार्जिनली बढ़ती है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो ये ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, स्पेशली एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये रेड के अंदर जो मैंने डॉटेड लाइन प्लॉट करी है दैट्स एन इमेजिनरी लाइन। तो इसको देखोगे ये मोर और लेस स्ट्रेट लाइन है, राइट। और इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं और वो पॉइंट मार्क करूं जहां पर ये y एक्सिस को कट कर रही है तो वो मैं कर सकता हूं, राइट। तो क्योंकि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है और ये ग्राफ किस किस के बीच में है, मोलर कंडक्टिविटी और रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, तो इसके बीच में जो इक्वेशन होगी दैट विल बी सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये इक्वेशन हो जाती है भाई, याद है आपको स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहां पर y ये हो गया आपका, x आपका रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो गया, m आपका a हो गया और c आपका ये हो गया लैम्डा m 0। ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है विच इज डिपिक्टिंग वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विथ रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। या दूसरा तरीका बोलने का हो गया कि मोलर कंडक्टिविटी और रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ये रिलेशनशिप होती है। अब ये पॉइंट जहां पर मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया था और y एक्सिस पे कट करवाया था, तो ये जो इंटरसेप्ट है दैट इज योर लैम्डा m 0। ठीक है। तो यहां पे जो लैम्डा m की वैल्यू है वो किस कॉन्सेंट्रेशन पर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0। 0 कॉन्सेंट्रेशन यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। 0 कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब हुआ कि उसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वी टेक इट्स कॉन्सेंट्रेशन एज 0। तो ये जो लैम्डा m की वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन is represented by lambda m 0 and it is called molar conductivity at 0 concentration or infinite dilution। आगे समझ में? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राफ ऑफ molar conductivity versus root of concentration for strong electrolyte is the straight line और उसका जो इंटरसेप्ट होगा
y एक्सिस पे, दैट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और फाइनली ये जो a है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन चार्ज कैरिड बाय कैटायंस एंड एनायंस। मतलब फॉर गिवन सॉल्वेंट एंड एट गिवन टेम्परेचर, ये जो a की वैल्यू होगी ये डिपेंड करेगी चार्जेस ऑन कैटायंस एंड एनायन। नेचर ऑफ आयन, किस एलिमेंट का आयन है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, किस चीज पर डिपेंड करेगी कि वो आयन क्या चार्ज कैरी कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम NaCl की बात करें तो इसमें चार्ज Na पे भी 1 है, क्लोरीन पे भी 1 है, यानी ये कौन सा टाइप हो गया, 1,1 टाइप। पोटेशियम क्लोराइड अगेन 1,1 टाइप, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दोनों के लिए A की वैल्यू सेम हो जाएगी क्योंकि दोनों का टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम है। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयन का चार्ज कितना होता है, +2, क्लोराइड का कितना होता है, 1, तो ये क्या टाइप हो गया, 2-1 टाइप। सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड किस टाइप का हो गया, 2-1 टाइप। तो इनके लिए A की वैल्यू सेम होगी। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम पे भी +2 चार्ज, सल्फेट पे -2, तो वो हो गया 2-2 टाइप्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो A की वैल्यू है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस चीज पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन पे। क्लियर है इतना? तो ये था वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में नहीं आते हैं, बट फॉर योर नॉलेज एंड फॉर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। अब हम देखते हैं फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ये ग्राफ कैसा दिखता है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ देखो। अब इसको कंपेयर करो, यहां पर मोलर कंडक्टिविटी 20 और 0.1 के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी पहुंच गई करीब 40, और जैसे जैसे मैंने कम किया तो मोलर कंडक्टिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बहुत कम इंक्रीज था। सो फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट वेरी लार्ज इंक्रीज इन कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन, स्पेशली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है मोलर कंडक्टिविटी में ऑन डाइल्यूशन, और ये इंक्रीज लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे बहुत ज़्यादा है। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक्सपेरिमेंटली पता नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द जीरो कॉन्सेंट्रेशन तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको मैं लैब में अचीव कर सकता हूं क्या? मैं कितना भी डाइल्यूट कर लूं उसमें सॉल्यूट का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन तो रहेगा, बट क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रिलेशनशिप ऑलमोस्ट लीनियर थी, इसलिए मैंने ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर दिया और उसको कट करवा दिया वाई एक्सिस पे, तो वहां से मुझे मिल गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी। बट अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ देखूं तो ये इतना ज़्यादा स्टीप है और ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो रहा है वाई एक्सिस के कि इसको मैं एक्सट्रापोलेट भी करूंगा तो भी ये वाई एक्सिस को जाकर कट नहीं करने वाला है। समझे? ये देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को मैंने एक्सट्रापोलेट किया यहाँ से, तो इसने ग्राफ एक्सिस को कट कर दिया और इस पॉइंट से मेरे को मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल गई। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को मैं कितना भी एक्सट्रापोलेट करूं, ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा वाई एक्सिस के, तो वो कभी भी वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा ही नहीं। इसलिए मैं ग्राफिकली उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता। ग्राफिकली वैल्यू नहीं निकाल पा रहा, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं एक्सपेरिमेंटली मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकता। आई होप आपको क्लियर होगा ये दोनों ग्राफ, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
and molar conductivity versus root of concentration for a weak electrolyte. Strong electrolyte के लिए graphs almost straight line, and I can find the value of molar conductivity at zero concentration or infinite dilution or limiting molar conductivity. तीनों एक ही चीज है, using the graph or in other words using experiments. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये पॉसिबल नहीं है. ठीक, क्लियर है? Now conductivity and molar conductivity can be very confusing. Students generally confuse कर देते हैं इन दोनों concept को, and therefore let's look at the differences between the two once again. Now जब हम molar conductivity की बात कर रहे हैं तब हम उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, राइट? जबकि जब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम कंडक्टेंस की बात करते हैं फॉर अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यानी यहां पर कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी में कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन पे और कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है विथ डाइल्यूशन. मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और कंडक्टिविटी की यूनिट है सीमेंस पर सेंटीमीटर. क्लियर आपको? ठीक. तो दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो इस वीडियो में हम लोग ने कंडक्टिविटी का वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन देखा, मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखा विद कॉन्सेंट्रेशन, and then we also looked at the graph or the nature of variation of molar conductivity for strong electrolyte and weak electrolyte. इंपॉर्टेंट बात वो थी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है विथ रिस्पेक्ट टू रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नॉन लीनियर रिलेशनशिप है और काफी ज्यादा चेंज होती है मोलर कंडक्टिविटी ऑन चेंजिंग डाइल्यूशन. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विच इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली ग्राफ प्लॉट करके,
पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफिकली हम पता नहीं कर सकते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटली हम पता नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक का लास्ट जो वीडियो होगा दैट विल बी ऑन कोलरॉश लॉ। और कोलरॉश लॉ बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने का एक तरीका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक को कंक्लूड करेंगे बाय लुकिंग एट कोलरॉश लॉ एंड ऑल द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कोलरॉश लॉ। So till then, keep studying, and if you have any doubt, message me. Thank you for joining and see you very soon.